ठीक है, तो देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ये चीज हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए होता है, ये पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था। हाँ सर। ठीक है, अब देखो तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये तुमको ये गॉसियन सरफेस दिख रहा है, स्फेरिकल। दिस हाँ इज सर। गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करते हैं। ये ब्लैक कलर से मैंने स्पॉट बनाया हुआ है। दिस इज अ स्मॉल सरफेस ऑन द गिवन सरफेस। और मैंने शायद पिछले क्लास में बताया था कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्यों? हाँ सर। हाँ याद सर। है ना? हाँ। और ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज अगर पुट करेंगे, सपोज दिस इज पॉइंट चार्ज, हाँ। तो इस सरफेस पे जो भी चार्ज है वो इस पॉइंट चार्ज को रिपल करेगा। हाँ सर। पॉइंट चार्ज को रिपल करेगा, तो इट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बताओ हाँ सर। एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो इट मींस दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये समझ में आया? नहीं? हाँ सर, समझ आ गए। ठीक, अब देखो तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। दिस इज E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, अब जरा बताओ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, हाँ सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है ना? हाँ सर। अब जरा ये बताओ, ये स्मॉल सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें टोटल एरिया देगा। हाँ व्हाट इज सर। द टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस? सपोज मान लो इसका रेडियस आर है। सपोज मान लो इस सरफेस का रेडियस हमको आर दिया हुआ है, तो बताओ इस सरफेस का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर। नहीं नहीं नहीं, सर। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ बताओ सर। 4 पाई कैंसिल, हाँ सर। आर स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हाँ देखो ये सर। प्रूव हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसियस लॉ, और यही तुम्हें प्रूव करना था। हम्म। S1 and S2 are two concentric spheres enclosing charge capital Q and 2Q respectively. What is the ratio of the electric flux through S1 and S2? Suppose this is the outer surface and there is another inner surface. This is the inner surface and both are concentric. It means both have same center. Okay,
Okay. Charge enclosed by the inner surface is Q. Charge enclosed by the inner surface is Q, and charge enclosed by the outer surface is 2Q. Okay, this is given in the question. Outer surface is S2 and inner surface is S1. अब देखो, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फॉर S1, तो बताओ हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा phi1 इज इक्वल टू, अब ये बताओ S1 कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? Q. Q, हाँ ठीक. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक Q फ्लक्स upon होगा epsilon naught. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये Q चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो phi1 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, हाँ. आगे समझ में? हाँ अब सर. देखो, अब इसी तरफ हमको S2 के लिए निकालना है. फॉर सरफेस S2, फॉर सरफेस S2. तो 2Q अब जरा upon बताओ, epsilon. अब जरा ध्यान से देखो, S2 कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? सर 2Q. नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, 2Q के अलावा भी है. 2Q के अलावा. हम्म, अच्छा हाँ सर. 2Q plus Q ये वाला भी ना, हाँ अंदर वाला. बिल्कुल सही. तो इट मीन्स फ्लक्स phi2 होगा 2Q प्लस Q, दिस इज 3Q. ठीक है, तो ये हाँ. 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट. हाँ हाँ बताओ. कुछ नहीं सर. अब हमें दोनों फ्लक्स का रेशियो बताना है, तो दोनों फ्लक्स का रेशियो बताना है, तो इट मीन्स phi1 अपॉन 1:2 phi2. और हाँ 1:3 कितना है? सर. हाँ 1:3. 1:3. हाँ बिल्कुल सही, 1:3 आएगा. ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर. हाँ. अच्छा ये बताओ, मैंने तुमको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में पढ़ाया कि नहीं? पढ़ाए होंगे शायद नहीं ना. सर. डाई नहीं. इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं नहीं बताया? सर. नहीं. ओके, तो पहले काम करते हैं, हम इस टॉपिक के बारे में बता देते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट वाले का हम आंसर बताएंगे. ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या? तो देखो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, देखो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब होता है द इंसुलेटिंग सरफेस, the insulating surface at which, at the surface of which at the surface of which we induce the charge, we induced the charge, is known as dielectric medium, is known as
dielectric medium. Dielectric medium. And the constant value of dielectric medium and the constant value of dielectric medium is called dielectric constant. Is called dielectric constant. Dielectric constant is represented by K. Dielectric constant is represented by K. अब देखो, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है, अब इसको समझ लो जरा। देखो, कोई भी ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम जिसके सरफेस पे हम लोग चार्ज को इंड्यूस करते हैं, तो ऐसा कोई भी मीडियम जिसके सरफेस पे हम लोग चार्ज को इंड्यूस करते हैं, वही क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक एज मीडियम। एग्जांपल, प्योर वाटर। प्योर वाटर के बारे में तुमने पढ़ा होगा। प्योर वाटर इज अ इंसुलेटर। कोई भी प्योर वाटर जो होता है वो गुड इंसुलेटर होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। जैसे तुम्हें पता है कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बहुत सारे आयंस जो होते हैं प्योर वाटर में प्रेजेंट होता है। देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, दिस प्योर वाटर is behave as a conducting materials. ओके, अगर इसमें अगर ये इम्प्योरिटी अगर न हो तो वाटर तुम्हारा प्योर इंसुलेटर है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि बेसिकली वो तुम्हारा क्या है, इंसुलेटर है, बट उसके सरफेस पे हम चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं, जिसके चलते वो कंडक्टिंग मटेरियल्स की तरह बिहेव कर रहा है। इस तरह के मटेरियल्स को ही बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे वुडन, लकड़ी। वुडन जो होता है वो प्योर इंसुलेटर होता है, लेकिन ये बताओ जब उसको हम पानी में डाल देते हैं, देन इट बिहेव एज अ कंडक्टर। क्योंकि पानी से मतलब वो भीग जाता है, तो एक तरह से वो इम्प्योरिटी उसमें आ जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। हाँ, इसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अगर मान लो कोई भी एटम्स है, एटम, तुमको पता है कि एटम इज कंप्लीटली न्यूट्रल। क्यों? एटम तो न्यूट्रल होता है ना। जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में होता है ना। केमिस्ट्री में तुमने ये पढ़ा होगा। हाँ सर। लेकिन अगर मान लो अगर उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए, या एक इलेक्ट्रॉन अगर उस एटम को डोनेट कर दिया जाए, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। हाँ। क्यों? वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। इट मीन्स दैट एटम इज ऑल्सो अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
ठीक है। और इसी तरह देखो कोई भी अगर मेटेलिक सरफेस है, जैसे ये बताओ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम फ्री स्टेट में जो है, एल्युमिनियम जो है तुम्हारा इंसुलेटर है, एल्युमिनियम तुम्हारा इंसुलेटर है। लेकिन सपोज अगर एल्युमिनियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है, देन इट बिहेव एज अ कंडक्टर। आया समझ में? तो जितने भी तुम्हारे मेटेलिक सरफेस होते हैं, दे आर दे आर इंसुलेटर, but due to the transition of electron it behave as a conductor, कंडक्टर। and that's reason this is called dielectric medium। और इसमें देखो किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की कंडक्टिविटी कम होती है। ये डिपेंड करता है कि उस सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। अगर सरफेस पे ज़्यादा चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है तो इट मीन्स उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? किसी भी मेटेलिक सरफेस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इट मींस मेटेलिक सरफेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इनफाइनाइट, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है। और इसी तरह वाटर में भी होता है, वाटर इज अ इंसुलेटर। लेकिन सपोज जैसे अगर मान लो अगर हम उसमें सॉल्ट मिला दिया, तो सॉल्ट मिलाते हैं तो वाटर इज बिहेव एज ए कंडक्टर। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक होता है जब NaCl मिलाया जाता है, सॉल्ट मिलाया जाता है, तो H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब H और OH के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आयंस के बीच में घट रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है। तो अगर मान लो कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है या सॉल्ट मिलाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो होती है वो घट जाती है, डिक्रीज कर जाता है। इट्स क्लियर? ओके। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है तो देखो, इसका फॉर्मूला है, 1 मिनट, इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। K is equal to coefficient of permittivity in a medium upon coefficient of permittivity in free space, coefficient of permittivity in free space। ये इसका फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक है। अब देखो, तो ये आ गया। देखो किसी भी मीडियम में कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी को एप्सिलॉन m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट। तो इट मींस कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एप्सिलॉन m इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। आए समझ में? तो कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर दिया हुआ है,
तो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का फॉर्मूला होगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। इट्स क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो, अब इसकी हेल्प से अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में तुम्हें पता है, एयर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल सही। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, in presence of dielectric medium, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। epsilon m, हाँ 1/4 पाई epsilon m इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा ये बताओ एप्सिलॉन m का वैल्यू क्या है? K एप्सिलॉन नॉट। हाँ बिल्कुल सही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा ये इसको f डैश मान लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फोर्स को हम f डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये जो f डैश जो आ रहा है, इसमें से 1/k को कॉमन ले लो, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा ये बताओ ये किसके इक्वल है? सर f के इक्वल है, तो इट मींस दिस इज f अपॉन k। तो देखो डाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डिक्रीजेस k टाइम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस k टाइम्स, ठीक है। हाँ सर। तो इससे ये पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू घट जाती है। हाउ मच टाइम्स? k टाइम्स। अभी वही मैंने तुम्हें बताया था ना कि कोई भी वाटर में जब इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? अब देखो, हाँ अब जो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में तुमसे कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? How will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air? Okay. तो तुमसे बोल रहा है कि सपोज मान लीजिए ये जो हमको सरफेस S1 दिया था, क्यों डायग्राम पता है ना, कोई पिछला वाला डायग्राम जो था, तो उसमें जो S1 जो दिया हुआ है उसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तुमसे पूछ रहा है कि फ्लक्स क्या होगा। तो देखो, तो फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन m हो जाएगा। हाँ
ठीक है, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। इट मीन्स अब तुम एप्सिलॉन एम की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है। हाँ, तो अब तुम देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट इनटू के आ गया, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम्स डिक्रीजेस। इट्स क्लियर, ठीक है। गॉसियन सरफेस, तो वो तो आप बताए थे ना कि वो जो चार्ज जिस पर प्रेजेंट होता है वही गॉसियन सरफेस होता है। नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, मतलब जितना चार्ज सरफेस पे है उतना ही जस्ट अपोजिट चार्ज सरफेस के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे देखो, अगर मान लो एक गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं, ये देखो ये गॉसियन सरफेस है, और सपोज इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है। तो हाँ, उतना ही सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज अंदर भी होगा, ये देखो सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज जो है, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज सरफेस के अंदर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेट चार्ज जो है, इस सरफेस का जो नेट चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, दिस इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इस सरफेस का टोटल चार्ज कितना होगा, इस बॉडी का टोटल चार्ज जीरो होगा, आया समझ में। हाँ, मतलब गॉसियन सरफेस के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, मतलब जितना चार्ज सरफेस के अंदर है उतना ही सेम अमाउंट का चार्ज हाँ, सरफेस पे भी होना चाहिए, आया समझ में। ठीक है। इट्स क्लियर, हाँ, ओके। यस सर। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, गॉसियन सरफेस जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए अप्लीकेबल है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई हाँ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जरा ये बताओ, ये ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, हेलो, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, हेलो, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। हेलो, आवाज आ रही है। रेडियस। हम्म, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं सर, नहीं, हाँ सर आ रही है, नहीं सर नहीं डिपेंड कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हेलो, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, हेलो, नहीं कर रहा नहीं है, सर। नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हाँ, तो ओके। मेरा आवाज आ रहा है। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ हेलो, रही है, ठीक है सर। हाँ आवाज आ रही है, ओके। हाँ सर। अब देखो इट मीन्स दैट
Gaussian surface is independent of the radius of given surface. ठीक है, हाँ सर। तो गॉसियन सरफेस जो होता है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। रेडियस को तुम डबल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ। अब देखो, अब एक हम डायग्राम हम स्क्रीन पे हम बनाने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को एक बार तुम्हें ट्राई करना है। ये गॉसेस लॉ के बेसिस पे ही है। ठीक है सर। दिस इज द सिलेंड्रिकल सरफेस। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ये देखो, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये देखो, ये इस तरह से एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, हाँ। अब देखो हमें करना क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे तुमको जो है एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द हाँ। एक्सिस, और इस एक्सिस का ये ओरिजिन है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इसका लेंथ दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस इज सपोज गिवन 1 मीटर। ठीक है, इस वाले को पॉइंट ए मान लो और इस वाले को पॉइंट बी मान लो। पॉइंट ए का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, और हमको हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिया हुआ है 50x इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 50x इंटू आई कैप, और दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बोथ सरफेस DA। दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया है DA इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स क्लियर, ओके। यस सर। तो देखो तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम्हें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, हाँ। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है।
हाँ। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखो हमें पॉइंट ए पे फ्लक्स निकालना है। दिस इज फाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, और ये क्या है cos 180। ठीक है, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो ये e इंटू cos 180 एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज ई कितना दिया था 50x 50x। cos 180 की वैल्यू है 1। -1, और डी ए हाँ। को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -4 होगा। ठीक है, अब देखो तो ये पॉइंट ए पे फ्लक्स आ गया माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 125 0 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये पॉइंट ए पे फ्लक्स आएगा -0.125 वेबर। आया समझ में? नहीं? हाँ। हाँ आ गया सर। ठीक है, तो पॉइंट ए पे -0.125 वेबर आएगा। हाँ। अब इसी तरह बी पे निकाल लो। अच्छा। तो देखो, हाँ जरा निकाल के बताओ, देखो कितना आएगा। तो अगला टॉपिक है एप्लीकेशन applications of Gauss's theorem। applications of Gauss's theorem। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला टॉपिक है, और देखो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कोई एक एप्लीकेशन जरूर आएगा। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड of a infinite length of cylindrical wire। infinite length of cylindrical wire। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, तो कोई इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंड्रिकल वायर है और हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हाँ। तो देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। ये कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का है।
दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। इसका जो लेंथ जो है वो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक फैला हुआ है, लेकिन हमें सारा लेंथ के लिए नहीं करना है, इसमें केवल हमें एक फिक्स लेंथ के लिए करना है। और सपोज इसका फिक्स लेंथ है L, इसका फिक्स लेंथ दिया हुआ है, दिस इज L। अब देखो ये जो सरफेस जो है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट कर रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस सराउंडेड द सरफेस। ठीक है, मतलब जैसा सरफेस का शेप होगा इलेक्ट्रिक लाइंस का भी शेप बिल्कुल सेम होगा। ये देखो, ये ब्लू कलर से जो ड्रॉ किया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक बार फिर से डायग्राम ये समझाइए तो। ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये एक हाँ सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, और इस हाँ सिलेंड्रिकल वायर की जो लेंथ जो है दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। इनफाइनाइट लेंथ का है ना, हम्म, तो इनफाइनाइट लेंथ का है तो इट मींस दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनेटिव टू द प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन हमको एक फिक्स लेंथ के लिए कैलकुलेशन करना है, तो मैंने इसका फिक्स लेंथ क्या लिया है, L। L, L लिया है। ठीक है, और हमें ये पता करना है हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द सिलेंड्रिकल सरफेस। इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और सपोज इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस। ये देखो, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटेलिक वायर है ना, मेटेलिक वायर है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आया समझ में नहीं? हाँ सर आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे के किसी एक पॉइंट पे हमें पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी एक फिक्स पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक लाइंस को पॉइंट पी को पॉइंट चार्ज को कंसीडर करना है। तो देखो ये यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये देखो, तो ये यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया है, दिस इज द पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे पॉइंट चार्ज पुट किया जा रहा है। ठीक है, आया समझ में नहीं? हाँ सर। तो अब जरा ये बताओ, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट चार्ज को रिपल करेगा, हाँ सर। तो इट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड। का। रिपल हाँ कर रहा है, तो रिपल कर रहा है तो परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। हाँ और बताओ एरिया वेक्टर जो है ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, हाँ सर। और ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस। इट मींस हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। हाँ ठीक है, आगे समझ में? हाँ सर। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, और ये होगा ई डी ए कॉस जीरो। क्यों ई डी ए कॉस जीरो होगा ना, हाँ 0 डिग्री क्यों ले रहे हैं पता है? हाँ सर। ओके, तो ये हो जाएगा ई
इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब बताओ डी ए इज द स्मॉल एरिया ऑफ अ गिवन सरफेस एट पॉइंट पी, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इस सिलेंड्रिकल वायर का टोटल एरिया देगा। तो बताओ किसी भी सिलेंड्रिकल वायर का टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर है। हाँ, 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर इंटू एल। आर इसका रेडियस है, ठीक है, ये देखो आर इसका रेडियस है। तो ये देखो ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन नंबर 1। इट्स क्लियर? ओके। अब देखो फ्रॉम गॉसियस लॉ बताओ फाई का फॉर्मूला होता है Q by epsilon naught. Q by epsilon naught। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ये बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में इक्वल होगा? क्यों? हाँ सर। दोनों फाई के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो दोनों फ्लक्स आपस में इक्वल होगा। तो देयरफॉर E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा Q by एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू होगा Q अपॉन R इंटू एल। इट्स क्लियर? सर नहीं हाँ, नहीं समझे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। हाँ से समझ गया आगे समझ में। हाँ। अब जरा ये बताओ ये Q बाई एल क्या होता है? व्हाट इज Q बाई एल? ये मैंने पढ़ाया था। Q by L लैम्डा। लैम्डा, हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे E की वैल्यू निकाल लो। तो ये आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इट्स क्लियर? यस सर। ओके। अब देखो अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इन वेक्टर फॉर्म। तो बताओ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? बताओ। नहीं पता सर। मैंने तुम्हें बताया होगा कि वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी स्केलर को वेक्टर में चेंज कर देता है, और हम लोग पोजीशन वेक्टर को एज ए यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है,
हाँ सर। अब देखो, तो ये आर कैप की वैल्यू पता है तुम्हें? आर कैप होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर अपॉन आर, यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ सर। तो इट मीन्स E इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू ये आ गया वेक्टर आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। आया समझ में? नहीं? हाँ सर, आ गया। तो देखो, यही प्रूफ करना था। दिस इज फाइनल रिजल्ट। According to the question, an infinitely long positively charged wire has a linear charge density lambda coulomb per meter. An electron is revolving around the wire as its center. With a constant velocity in a circular plane. Perpendicular to the wire. Deduce the expression for its kinetic energy. And also plot the graph. Okay. तो मतलब क्वेश्चन में हमको एक सिलेंड्रिकल वायर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ। ये देखो, मैंने सिलेंड्रिकल वायर को मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो। ये सिलेंड्रिकल वायर है, और कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, जस्ट लाइक इट। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इसके रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। अब जरा हमें ये बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट पे अगर रोटेट करेगा तो उस पर कुल कितने फोर्स लगेंगे? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसके ऊपर कुल कितने फोर्स लगेंगे? सर दो लगेंगे, नहीं एक ही लगेंगे। हाँ, दो लगेगा ना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक तुम्हारा है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। और सेंट्रीपिटल के जस्ट अपोजिट एक दूसरा एक और फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल के जस्ट अपोजिट यहाँ पे दूसरा एक और फोर्स लग रहा है। और तुम बता सकती हो दूसरा कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज।
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते भी फोर्स जनरेट होगा। आया समझ में? और ये वाला हाँ। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल और अपोजिट है। हाँ। It means that electron is moving with constant velocity in equilibrium. इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब कि इस पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। आया समझ में? नहीं? हाँ? नहीं समझ में आया? हाँ सर, आ गया समझ। अब बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? mv²/r, यही होता है ना? हाँ। हाँ मास और बताओ, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4πε0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये वाला होगा क्या, एप्लीकेशन वाला? नहीं, अरे फोर्स हम पूछ रहे हैं। Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q इंटू ई होगा ना? हाँ सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो। अब जरा ये बताओ, सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया। 1/2πε0 लैम्डा इंटू आर, लैम्डा अपॉन आर। हाँ, लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो बताओ, आर और आर कैंसिल, हाँ। तो mv² आ जाएगा। हाँ। तो ये mv² इज इक्वल टू आएगा q लैम्डा अपॉन 2πε0। अब जरा ये बताओ, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इस mv² में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ। तो हाफ mv² आ जाएगा। हाँ। और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4πε0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया जाएगा ना। हाँ। तो देखो, ये तुम्हारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस इज इक्वल टू q लैम्डा अपॉन 4πε0। एंड दिस इज फाइनल आंसर। यही निकालना था। आया समझ में? नहीं? सर। ओके, अब जरा ये इक्वेशन देख के बताओ, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होगा? नहीं पता सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा होता है? नहीं पता? अरे भाई, स्ट्रेट लाइन होगा ना। हाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, हाँ। तो y एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और x एक्सिस पे ले रहे हैं लैम्डा, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आया समझ में? हाँ सर। ओके, ये देखो, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। ओके।